दोस्तों, साल 2018 में दिल्ली के बुराड़ी में एक ऐसी घटना घटती है जो न कि पूरे भारत बल्कि पूरे विश्व को हिला देता है। इस घटना ने उस समय दुनिया के सभी अखबारों में अपनी जगह बनाई थी और जिसने भी इस खबर को सुना वह दहल उठा। दरअसल यह घटना इतनी खौफनाक थी कि लोग इस घटना के बारे में जानते ही डर और सहम जाते थे। दरअसल दोस्तों, उस दिन यानी कि 1 जुलाई 2018 को दिल्ली के बुराड़ी के संत नगर कॉलोनी की गली नंबर 2 के एक मकान में 11 लोगों की लाश फांसी पे लटकी हुई मिलती है। वहीं पास ही में हवन के निशान मिलते हैं और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह होती है कि उस घर के दीवारों से 11 पाइपें बाहर निकली हुई थी जो दीवार के आर पार करते हुए बाहर की ओर जा रही थी। इन पाइपों की संख्या 11 थी और मरने वाले लोगों की भी संख्या 11 थी और ऐसा कहा जा रहा था कि यह काम किसी आत्मा का है और इन 11 पाइपों के माध्यम से इन सभी की आत्मा इस घर से बाहर निकली थी। और अंत में जो सच्चाई सामने आती है वह और भी दिल दहला देने वाली थी। दोस्तों, उस दिन जिस परिवार की हत्या हुई थी उस परिवार को लोग चुंडावत परिवार के नाम से जानते थे। इसके साथ ही उस परिवार को लोग भाटिया परिवार भी कहते थे। भाटिया परिवार में कुल सदस्यों की संख्या 11 थी जो पुश्तौनी तौर पर राजस्थान के रहने वाले थे। मगर 20 वर्ष पहले परिवार के मुखिया भोपाल दास जी दिल्ली आकर बुराड़ी में बस गए थे। इनके परिवार में उनकी पत्नी नारायणी देवी थी जिनकी उम्र घटना के वक्त 77 साल बताई गई। इसके साथ उनके 2 बेटे थे, भुवनेश और ललित थे। भुवनेश की उम्र करीब 50 वर्ष बताई जाती है जबकि ललित की उम्र 45 वर्ष बताई जाती है। ललित और भुवनेश के पत्नियां भी थीं जिनका नाम टीना और सविता था। टीना की उम्र करीब 42 साल बताई जाती है जबकि सविता की उम्र 48 साल बताई जाती है। गोपाल दास और नारायणी देवी की एक बेटी थी जिसका नाम प्रतिमा होता है। प्रतिमा अपने हस्बैंड के मारे जाने के बाद अपने मायके में आकर रह रही थी जिनकी उम्र 55 वर्ष बताई जाती है। और प्रतिमा की एक बेटी थी जिसका नाम प्रियंका था। प्रियंका की उम्र 33 साल बताई जाती है जिसकी शादी नहीं हो रही थी। इन सभी के साथ साथ ललित और भुवनेश के 4 बेटा बेटियां भी थे जो परिवार के साथ ही रहा करते थे। और ये सभी 1 जुलाई 2018 को फांसी के फंदे पर लटके हुए मिलते हैं। मगर मां नारायणी देवी परिवार के इकलौती सदस्य थी जो फर्श पर मृत पाई जाती है और ऐसा माना जाता है कि किसी ने उनकी गला घोंटकर हत्या की थी। और साल 2007 में परिवार के मुखिया गोपाल दास की स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है। इसके बाद नारायणी देवी ही परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य होती हैं। घर के ग्राउंड फ्लोर पर एक किराने का दुकान था जिसे बड़ा बेटा भुवनेश चलाया करता था। इसके साथ ही एक प्लाईवुड का दुकान भी था जिसे ललित चलाया करता था। परिवार काफ़ी संपन्न था और पैसे की कोई भी कमी नहीं थी। मोहल्ले के सभी लोग इन लोगों के काफ़ी इज्जत किया करते थे और इनका स्वभाव भी काफ़ी अच्छा था। और यही हैरानी की बात है कि इस परिवार के पास पैसा और इज्जत सब कुछ था, फिर भी इस परिवार ने आत्महत्या क्यों की। 1 जुलाई 2018 को घटना वाले दिन गुरुचरण से किराने के सामान लेने के लिए भुवनेश के दुकान पर जाते हैं जहां वे देखते हैं कि भुवनेश की दुकान बंद है। यह देखकर वे हैरान रह जाते हैं क्योंकि इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि भुवनेश की दुकान सुबह सुबह बंद हो। इसके साथ ही वे देखते हैं कि दुकान के बाहर दूध के पैकेट रखा हुआ है जिसे दूध वाला दुकान बंद होने के कारण बाहर ही रखकर चला गया था। इसके बाद वे काफ़ी देर तक दुकान पर खड़ा रहते हैं मगर काफ़ी देर गुजर जाने के बाद भी
कोई भी दुकान खोलने के लिए नहीं आता है तो वे अंदर घुसकर सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर चले जाते हैं और दरवाजे के बाहर से आवाज़ लगाने लगते हैं। मगर कई बार आवाज़ लगाने के बावजूद भी अंदर से कोई आवाज़ नहीं आता है तो इस पर वे दरवाजे को धक्का मारते हैं। दरवाज़ा अंदर से खुला हुआ होता है और धक्का देते ही दरवाज़ा अंदर से खुल जाता है और वे जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल होते हैं और वहाँ जो वो देखते हैं उससे उनकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं। अंदर आंगन के ग्रिल से 10 लोगों की शवें फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी और जैसे ही वे ये सब देखते हैं वे जोर से चिल्लाते हुए कमरे से बाहर निकल जाते हैं और उनकी आवाज़ सुने काफ़ी लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। मगर अंदर का मंजर इतना डरावना था कि किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे कमरे के अंदर दाखिल हो सके। और अब इस बात की सूचना पुलिस को दी जाती है। यह घटना इतनी बड़ी थी कि पुलिस भी मौकाए वारदात पर तुरंत पहुंच जाती है। एक परिवार के सभी सदस्यों का एक साथ मारा जाना पुलिस को भी बहुत हैरान कर रहा था। पुलिस कमरे के अंदर दाखिल होती है। कमरे में 11 स्टूल पाया जाता है जिससे फांसी पर लटकने के लिए इस्तेमाल किया गया था। नीचे पास ही में फर्श पर परिवार के बुजुर्ग महिला की लाश पड़ी हुई थी। वह परिवार की इकलौती सदस्य थी जो फांसी पर नहीं लटकी हुई थी। पहले पुलिस को यह मामला लूटपाट का लगता है, मगर जब पुलिस कमरे की तलाशी लेती है तो घर का कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ था और ना ही गायब हुआ था। परिवार के गहने कमरे में ही पड़े हुए थे। इससे पुलिस को लगने लगता है कि यह मामला आत्महत्या को हो सकता है और पुलिस अपने एक बयान में भी यही बात दोहराती है। मगर उस समय पुलिस पर भाटिया परिवार की एक महिला द्वारा हत्यारों को बचाने और केस को गुमराह करने के आरोप लगाया जाता है। वह महिला नारायणी देवी की दूसरी बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी थी और वह कभी कभार ही अपने मायके आया करती थी। इसके साथ ही मीडिया में भी पुलिस की इस बयान की आलोचना की जाती है। इसके बाद पुलिस इस केस में हत्या का मामला दर्ज कर आगे के छानबीन शुरू करती है। शुरुआती छानबीन में पुलिस भाटिया परिवार के पड़ोसियों से पूछताछ करती है। पुलिस पड़ोसियों से घटने वाले दिन किसी नए व्यक्ति के आने के बारे में पूछती है, मगर उनमें से किसी भी पड़ोसी ने किसी भी नए व्यक्ति को आते हुए नहीं देखा था और ना ही उन्हें किसी पर शक था। पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था, इसलिए पुलिस अब आसपास के सीसीटीवी देखना शुरू करती है और इसी तलाश के दौरान उन्हें सीसीटीवी में एक अजीब चीज़ दिखाई देता है। दरअसल दोस्तों, सीसीटीवी में एक जगह टीना जो ललित की पत्नी थी और उसके साथ श्वेता जो भुवनेश की पत्नी थी, दोनों साथ में बाजार से वही स्टूल लेकर आ रही थी जिसका इस्तेमाल फांसी पर लटकने के लिए किया गया था। वही घर के सामने लगी सीसीटीवी में परिवार के बच्चे नीचे वाली दुकान से तार ले जाते हुए दिखाई देते हैं और इसी तार का इस्तेमाल फंदे पर लटकने के लिए किया गया था। इन चीज़ों को देखते हुए पुलिस को लगने लगता है कि यह मामला आत्महत्या का ही है और अब तक जो सीसीटीवी में दिखाई दे रहा था उसे देखकर भी यही लग रहा था। मगर इतने सारे लोगों ने एक साथ आत्महत्या क्यों की, इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था और ना ही पता चल रहा था। और आगे इस हत्या के पीछे की जो वजह मालूम चलती है वह और भी हैरान कर देने वाली थी। पुलिस को छानबीन में 11 लाल डायरी मिलती है जो साल 2007 से लिखा जा रहा था और इन्हीं 11 सालों में हर साल एक नई डायरी के साथ 11 डायरियाँ लिखी जाती हैं। और दूसरी हैरानी की बात यह थी कि साल 2007 में ही भुवनेश और ललित के पिता की मृत्यु हुई थी और जब पुलिस डायरी को पढ़ती है तो उसमें कुछ खास बातें लिखी हुई थी
जो इस प्रकार थी। उसमें लिखा होता है, आखिरी समय पर झटका लगेगा, धरती भी हिलेगी, लेकिन तुम घबराना मत। मंत्र का जाप तेज कर देना, मैं तुम्हें बचा लूँगा। तुम मरोगे नहीं, बल्कि कुछ बड़ा पाओगे। आखिर में ये सब कौन लिख रहा था और ये सब किसके द्वारा लिखवाया जा रहा था? आगे पुलिस इन डायरियों की और बारीकी से छानबीन शुरू करती है, जिससे कुछ और भी हैरान करने वाली बातें सामने निकल कर आती है। दरअसल साल 2007 में पिता के मरने से पहले ललित के प्लाईवुड दुकान में एक बार आग लग गई थी, जिससे ललित उसमें फंस जाता है। फिर बाद में परिवार वाले आकर उसे बचाते हैं। इस हादसे में ललित तो बच जाता है, मगर उसकी आवाज़ चली जाती है और इस हादसे से उसके दिमाग में गहरा डर और सदमा बैठ गया था। इसके कुछ समय बाद उसके पिता भोपाल दास की भी मृत्यु हो जाती है। ललित अपने पिता का बहुत करीबी था और पिता की मृत्यु से सबसे ज़्यादा वही दुखी था, और इस बात ने उसके दिमाग पर और भी सदमा पहुंचाया। इसके बाद वह बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने लगता है और एक दिन गायत्री मंत्र की जाप करते हुए उसकी आवाज़ वापस आ जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से गायत्री मंत्र पढ़ने लगता है। वह अपनी पिता के आवाज़ में गायत्री मंत्र पढ़ता है और वह अपने पिता जैसी बातें करने लगता है। यह देख परिवार के सभी सदस्य काफ़ी डर जाते हैं। फिर वह बाद में अपने परिवार को बताता है कि मेरी आवाज़ पिता की आत्मा की वजह से आई है। पिताजी मेरे सपने में आते हैं और परिवार के भलाई के लिए पूजा की विधि बताते हैं। पहले तो परिवार को उसके बातों पर भरोसा नहीं होता है, मगर धीरे धीरे सबको उसकी हरकतों को देख के उसकी बातों पर भरोसा होने लगता है और उसकी बातें परिवार के सभी सदस्य मानने लगते हैं। इससे परिवार की भी काफ़ी तरक्की होती है। घर के इनकम का स्रोत बढ़ जाता है, घर में खुशहाली भी आती है और जिस प्रियंका की शादी नहीं हो पा रही थी उसका भी शादी सेट हो जाता है। और यह सिलसिला लगातार 11 सालों तक चलता रहता है। ललित अपने सपने में जो भी देखता उसे डायरी में लिख दिया करता था और सभी लोग उसके लिखी गई बातों को माना करते थे। इस तरह हर साल नई डायरियाँ बनाई जाती थी, जिससे 11 सालों में 11 डायरियाँ हो जाती हैं। अब तारीख थी 30 जुलाई 2018। 30 जुलाई 2018 को परिवार बाहर से खाना मंगाता है और सभी लोग बाहर से मंगाए गए खाने को ही खाते हैं और सुबह खाना बनाने के लिए किचन में चना फुला देते हैं। यह उनके अगली सुबह खाना बनाने का प्लान था और करीब रात 12:30 पर ललित के द्वारा बताए गए पूजा के विधि को पूरा करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। सबसे पहले घर में हवन किया जाता है, फिर एक थाली में पानी रख दिया जाता है। पूजा में बताए गए विधि के अनुसार पिताजी उसी पानी से प्रकट होने वाले थे। फिर वे सभी को जीवित कर परिवार को अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करने वाले थे। फिर ललित और टीना मिलकर परिवार के सभी सदस्यों की हाथ बांध देती हैं। इसके साथ ही मुंह पर कपड़े के पट्टी बांध दिया जाता है। फिर सभी के गले में फांसी का फंदा लटका दिया जाता है और टीना और ललित मिलकर सभी के पैरों के नीचे से स्टूल हटा देते हैं। फिर वे खुद बाद में फांसी पे फंदे पर जाकर लटक जाते हैं। चूँकि इन दोनों ने अंत में फंदे पर लटका था, इसलिए दोनों के हाथ खुले हुए थे। इसके बाद रात 12:30 बजे से दिन का सुबह हो जाता है, मगर पिताजी नहीं आते हैं और अब तारीख थी 1 जुलाई 2018। इसके बाद गुरुचरण सिंह वाला मामला आता है, जो किराने के सामान लेने आए थे और वे ही सबसे पहले कमरे में दाखिल होते हैं। बाद में आए रिपोर्टों से यह मालूम चलता है कि परिवार का कोई भी सदस्य खुदकुशी नहीं करना चाहता था
और ना ही मरना चाहता था। वह उस रात अगले दिन खाना बनाने के भी प्लान बना रहे थे। इस तरह परिवार के सभी सदस्यों को भरोसा था कि इस पूजा विधि में जो भी क्रिया होगी उससे किसी की भी मृत्यु नहीं होगी। और सभी को ललित के बातों से यह विश्वास हो गया था कि वे मरेंगे नहीं, बल्कि पिताजी आकर उन्हें बचाएंगे और परिवार के लिए कुछ बड़ा करेंगे। इसके साथ ही यह भी मालूम चलता है कि ललित को शेयर्ड साइकोस्टिक डिसऑर्डर की बीमारी थी। इस बीमारी के लोग अपनी कल्पनाओं को सच मानने लगते हैं और वे यह भी चाहते हैं कि वे जो भी सोच रहे हैं सभी लोग भी उनकी बातों पर विश्वास करें। बाद में पुलिस इस केस को 3 सालों बाद 11 जून को अंधविश्वास में हुए एक आत्महत्या मानकर बंद कर देती है। दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं और हाँ, एक लाइक और एक सब्सक्राइब